नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि इस समय सूबे में सियासत की धुरी अगर कोई जाति बनी हुई है तो वो है दलित। बीजेपी में लगातार नए नए बागी निकलकर सामने आ रहे हैं और पार्टी को तुरंत छोड़ने के बाद ही, या यूं कहें कि अपने इस्तीफे में ही, दलित और पिछड़ों की उपेक्षा का जिक्र भी कर रहे हैं। बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। शायद पार्टी के बागियों के इसी आरोपों को बीजेपी ने गंभीरता से ले भी लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में दलित परिवार के घर जाना उचित समझा। तय कार्यक्रम के मुताबिक योगी आदित्यनाथ दोपहर के बाद झूमिया गेट स्थित गोरखपुर फर्टिलाइजर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के दलित कार्यकर्ता अमृतलाल भारती के घर जाकर भोजन किया है। इस दौरान सीएम योगी ने प्रदेश और देशवासियों के साथ साथ पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को भी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं। ध्यान रखना होगा, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। दूसरा, भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो, वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। सामाजिक न्याय यही है, बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना का लाभ मिले, उनके साथ सामाजिक और आर्थिक भेदभाव न हो। और समाजवादी पार्टी की सरकार को ही अगर आप तुलना कर लें तो वह मात्र 18,000 आवास सैंक्शन की थी अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान। किसी गरीब को मकान नहीं उपलब्ध हुआ था। आज आप चले जाइए किसी भी दलित बस्ती में, अनुसूचित बस्ती में, उस बस्ती में गरीबों के बनते हुए मकान या बने हुए मकान प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना में आपको प्राप्त होंगे। 43 लाख लोगों को आवास देना ही हमारे लिए सामाजिक न्याय है। इन गरीबों के हक को हड़पना उनके लिए अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसी को अगर वे सामाजिक न्याय कहते हैं तो मुझे लगता है सामाजिक न्याय नहीं, ये सामाजिक शोषण है। हमें फर्क महसूस करना पड़ेगा सामाजिक न्याय और सामाजिक शोषण में, कि जो लोग गरीबों का हक छीनते थे, डकैती डालते थे, पेशेवर अपराधियों को अपना शागिर्द बनाते थे, जब वे पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश के अंदर गरीबों के मकानों पर कब्जा करते थे, दलितों की बस्तियों पर कब्जा करते थे, बुलडोजर चलाते थे, उनकी जमीनों पर जबरदस्ती उन्हें हड़पने का कार्य करते थे, तब इन लोगों की कहीं से मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी। हम तब विपक्ष में थे, तब भी लड़ाई लड़ते थे। और आज अपराध मुक्त प्रदेश बना करके सबको सुरक्षा और सबको विकास के इस राह के साथ जोड़ने का कार्य किया है। और यही सबका साथ, सबके विकास का मंत्र ही सामाजिक न्याय का सही मंत्र है। सपा एमएलसी घनश्याम सिंह लोधी का इस्तीफा सामने आ चुका है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी है। सपा पर पिछड़ा दलित समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया है। 7 मार्च 2022 को कार्यकाल खत्म होना था, लेकिन उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। इस समय लगातार जिताऊ सियासी जमीन खोजने की जो कोशिश है प्रत्याशियों की ओर से पुरजोर जारी है, और ये तय है कि जब बीजेपी के बागी सपा में शामिल होंगे तो सपा के आखिरकार जाएंगे कहां। और इसका जो जवाब है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर घनश्याम सिंह लोधी ने इस्तीफा दिया है, और आरोप वही रटा रटाया जो बीजेपी के तमाम बागियों ने बीजेपी पर लगाया था। ठीक यही सपा पर आरोप लगा है कि पिछड़ों की उपेक्षा हुई है, दलितों की उपेक्षा हुई है। दिल्ली में लगातार 3 दिन तक डटे रहे संजय निषाद ने हमसे खास बातचीत में कहा कि उनकी अमित शाह से बातचीत सीट शेयरिंग को लेकर हो गई है, जिसके तहत अब वो 15 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि 1 या 2 सीट बढ़ भी सकती है। तो वहीं उन्होंने भाजपा से जाकर सपा का दामन थामने वालों को लेकर कहा कि जो कल तक भाजपा को अच्छा कहते थे वो आज बुराई कर रहे हैं। भाजपा के बुरे दिन नहीं बल्कि उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं।
में लगातार 3 दिनों से डटे रहने वाले संजय निषाद इस वक्त राजधानी लखनऊ के अपने प्रदेश कार्यालय में बैठे हुए। संजय निषाद, इस सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझ गया? कितने सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, जब बड़ा भाई छोटा भाई मिलके बड़े मुद्दे देश के हल करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, गठबंधन हुआ है, सहयोगी दल हैं, तो सहयोग से लड़ेंगे हम लोग चुनाव। 2022 के चुनाव की तैयारी के लिए हमारे कार्यकर्ता जहां से तैयारी के लिए तैयार किए हुए थे, वो जीत का समीकरण लाए। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी देने के लिए मैं संतुष्ट होकर मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। लगभग 15 सीटें लगभग तय हो चुकी हैं, 1-2 सीटें बढ़ सकती हैं और लगभग 99% सीटों पर निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। 1-2 सीटें ऐसी हो सकती जहाँ पेच फंसेगा तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से, क्योंकि वहाँ जीतने का समीकरण है, वहाँ लड़ सकते हैं। और निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर एनडीए ने जो सीट निर्धारित की है जीतने का लक्ष्य, उससे 2-4 सीटें अधिक जिताऊंगा और किंग मेकर की भूमिका में 2022 में निषाद पार्टी को लाऊंगा। संजय निषाद ने आपने कहा कि 15 सीटें देने की बात कही गई। ये तो मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने 15 सीटें दी, लेकिन आपकी कितनी मांगे थी? देखिए, मांग हमारी तो तुम्हारे 24 सीटों का मैंने उन्हें लिस्ट दे रखा था। में तो आप 165 सीटों का दावा ठोक रहे थे। आज भी 160 सीटें जिताने का लक्ष्य मेरा है। 160 सीटें हमारे निषाद बाहुल है, जिस पर हमारे संगठन के लोग हैं। आज के दिन में हम 826 ब्लॉकों में मेरा संगठन है, पूरे 403 पर। ये तो एनडीए लड़ रही है, निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल अलग अलग नहीं है। तो संजय निषाद को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर उनका कहना है कि गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और कोई भी दल किसी से अलग नहीं है। हम एक दल और एक ही मजबूती, एक ही एकता के साथ में चुनावी मैदान में उतरेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 3 दिन पहले यूपी बीजेपी में जिस भगदड़ की शुरुआत हुई, आज उसका नतीजा सामने आया है। चुनाव से ऐन पहले यूपी बीजेपी को एक के बाद एक झटके लगे। अब तक कुल 3 कैबिनेट मंत्री और 11 बीजेपी विधायक पार्टी से रुखसत हो चुके हैं, जिनमें से आज 9 बीजेपी नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। बीजेपी के खिलाफ इस बगावत की अगुवाई करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी अब से साइकिल पर सवार हो गए हैं। इस रैली में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद। तमाम नेताओं के पार्टी में शामिल होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव का पगड़ी पहनाकर सम्मान किया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी के सभी बागियों के साथ मंच पर हाथ ऊपर करके 2022 में बदलाव का नारा दिया है। आज सरकार बनावे दलित और पिछड़े और मलाई खावे वो लोग अगड़े 5% लोग। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। खुशी ये है कि इस बार पत्रकार साथियों को भी नहीं पता लगा, लेकिन ये पत्रकार साथी सब अपने साथ आ गए हैं। अब कोई खिलाफ नहीं है, कोई खिलाफ नहीं है, सब चल रहा है। आजकल तो सब साथ हैं अपने, और न केवल हम लोग हटाना चाहते हैं, ये लोग भी हटाना चाहते हैं। इसलिए इस मौके पर मैं एक एक कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूं, एक एक नेता का धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां बहुत सारे लोग हैं जो कई दिनों से मैं देख रहा हूं, और मैं जानता हूं कि बहुत संख्या में लोग हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ये वो लोग हैं जो जब जाएंगे अपने गांव और अपने मोहल्ले में तो साइकिल को नहीं भूलेंगे और साइकिल की रफ्तार को बढ़ाने का काम करेंगे। तो वहीं समाजवादी पार्टी का दामन थामने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमसे खास बातचीत में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीएम के 80-20 के गणित वाले बयान को आड़े हाथों लेते हुए 85-15 का नया गणित सेट किया है। लेकिन आखिर क्या है ये 85 और 15 का नया सियासी गणित? खुद स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबानी सुनिए, देखिए।
भाजपा से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के साइकिल पर सवार हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, आज आपने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और एक नारा अपने मन से दिया, 85 हमारा 15 में बंटवारा। क्या कहना है आपका? मतलब स्वाभाविक रूप से ये भारतीय जनता पार्टी को मैंने जवाब दिया इसलिए कि वो 80 बनाम 20 की लड़ाई लड़ रहे हैं और उस 80 को ये हिंदू मानते हैं, लेकिन उन्हीं हिंदुओं में से 24% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का और 54% पिछड़े वर्ग के लोगों का जो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था है उसको अजगर की तरह निकल रहे हैं। आरक्षित जगहों पर सामान्य लोगों की भर्ती क्यों? आपने मन से एक और बयान दिया कि पिछड़े वर्ग को हिंदू नहीं मानते, लेकिन बयान तो आपका आप ही का आता है ना कि पूजा करना, जैसे कि आपने अपमान बता दिया कि पूजा हम नहीं करते हैं, हम इनको मानते हैं, हम बौद्ध को मानते हैं। मैंने आपको कई बार स्पष्ट किया, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। कोई हिंदू होता है, कोई बौद्ध होता है। आप तो हिंदू ही है ना। कोई जैन होता है, कोई ईसाई होता है, कोई मुस्लिम होता है और कोई किसी भी आस्था के व्यक्ति को अपनी आस्था नहीं बना सकता। इसलिए जिसकी जो आस्था उसके प्रति वो सम्मान करेगा, उसका पूजा करेगा, उसकी अर्चना करेगा, उसका अपने तौर तरीके से सम्मान करेगा। पूजा के नाम पर ढोंग नहीं, हिंदू के नाम पर हिंदू की हकमारी नहीं। दारा सिंह चौहान मंच पर नजर नहीं आए, कब वो ज्वाइन करेंगे? क्योंकि उनके नेतृत्व में भी बड़ा कार्यक्रम परसों होगा। ओबीसी वर्ग के वो भी एक बड़े नेता हैं, आप भी नेता, क्या ये टकराव नहीं होगा? दोनों समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। क्योंकि हम दोनों एक रणनीति के तहत ये कार्यक्रम कर रहे हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का घमंड रोज टूटे। भारतीय जनता पार्टी रोज अपनी नई रणनीति बना रही है। आप कह रहे हैं बीजेपी को नींद नहीं, वहाँ पे मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में आराम से भोजन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नींद की बात। अब चूंकि उनको आराम ही करना है तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि ओबीसी वर्ग के आप बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव भी ओबीसी वर्ग के एक बड़े नेता हैं, क्या आपको उप मुख्यमंत्री का पद मिलेगा? कोई पद वद देंगे आपको कि ऐसे ही देंगे? बात पद की नहीं होती है, बात होती है हमेशा सम्मान की, स्वाभिमान की, हिस्सेदारी की और वैचार की। तो विचार, जब विचार मर रहा हो, जब सम्मान स्वाभिमान मर रहा हो, जब किसी की हकदारी हकमारी मारी जा रही हो, हकदारी मारी जा रही हो, तो स्वाभाविक रूप से राजनीति में समय समय पर उसका जवाब देना पड़ता है। अच्छा, एक बात बताइए, 10 मार्च को अगर नतीजा पलट आ जाता है, यानी कि आप जिस हिसाब से भरोसे से बोल रहे हैं कि भाजपा खत्म, अगर भाजपा फिर दोबारा, क्या फिर पाला बदल लेंगे आप? आपको शायद नहीं मालूम कि 2017 के पहले भारतीय जनता पार्टी 14 साल वनवास झेली, अब फिर से इसको वनवास, क्या पता फिर वनवास में अब समाजवादी पार्टी आ जाए। मैं जब भी कोई निर्णय लेता हूँ मेरे साथ पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा हो जाता है। यानी राजनीतिक मौसम भाप लिए हैं आप। मैं मौसम बनाता भी हूँ, बिगाड़ता भी हूँ। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पे कह रहा था कि हम मौसम बनाते भी हैं, बिगाड़ते भी, और निश्चिंत रहिए और भी नेताओं का आना सिलसिला जारी है। कैमरामैन सनी के साथ में जय सिंह। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ठानी है कि मौसम बिगाड़ना है और बनाना भी है। किसका मौसम बिगड़ेगा और किसका बनेगा ये देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है। मौसम फिलहाल समाजवादी पार्टी का बिगड़ता नजर आ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग रैलियों पर रोक लगा करके रखा हुआ है। ये पाबंदी 15 जनवरी तक जारी रहने वाली है। लेकिन आज सपा लखनऊ कार्यालय के बाहर जिस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ा, सपा ने इसे नाम जरूर वर्चुअल रैली का दिया, लेकिन वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आईं। किसी भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नजर नहीं आया। अब सपा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कोरोना महामारी एक्ट के तहत लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रावधान है उसका उल्लंघन नहीं किया जाना है। और साथ ही साथ अगर इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है और यही निर्देशित दिया गया है पुलिस के अधिकारियों को कि इसमें जो नियम कानून है उसके अंतर्गत निष्पक्ष विवेचना करते हुए नियम कानून के अंतर्गत पूरी कार्रवाई की जाए। और मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूं कि कोविड-19 के नियमों का पालन और आदर्श आचार संहिता भी वर्तमान में प्रभावी है।
इसमें जो आदर्श आचार संहिता के जो स्पष्ट नियम है और माननीय आयोग का निर्देश है, इसका पालन करना हम सभी का कर्तव्य है। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी की। लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। सूची के अनुसार खटीमा विधानसभा से एसएस कलेर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट 7 जनवरी को जारी की थी। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रभारी दिनेश मोहनिया ने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी की है। तीसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी अब 70 में से 51 विधानसभाओं के लिए प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। इस बार राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी दांव लगा रही है। मुख्य पार्टियों में आम आदमी पार्टी ने ही सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। तो वहीं उत्तराखंड में आगामी होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मसीह शांति सेना ने कांग्रेस से 2 विधानसभा सीटों पर टिकट की मांग की। दरअसल ईसाई समुदाय के रमेश कुमार मैक्स ने कहा कि ईसाई समुदाय हमेशा से ही कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा से ही ईसाई समुदाय के साथ भेदभाव किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस उन्हें 2 विधानसभा सीटों पर टिकट नहीं देती तो ईसाई समुदाय के लोग निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव में उतार सकते हैं। साथ ही ईसाई समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज ईसाई समुदाय अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो चलिए फटाफट अंदाज में सूबे के 25 अहम जिलों का रुख करेंगे। सुल्तानपुर में रसूखदार भूमाफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। जबरन बेनामी जमीन पर कब्जा करने का आरोप। पीड़ित ने जिला प्रशासन पर लगाई न्याय की गुहार। नोएडा में एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर में बदमाशों ने होटल के मालिक को गोली मारी, घायल किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 बदमाशों को मौके से गिरफ्तार किया। रामनगर में वन विभाग के काला ढूंगी वन रेंज में दिन दहाड़े एक महिला और युवती पर तेंदुए ने हमला कर दिया। दोनों गंभीर तौर पर घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस ने रुद्रप्रयाग मुख्यालय में फ्लैग मार्च निकाला। विधानसभा चुनाव सकुशल कराए जाने और मतदाताओं में सुरक्षा की भावना पैदा करने को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सुल्तानपुर में सरकारी गौशाला के अंदर मरे पड़े गौवंश को अपना निवाला बना रहे कुत्ते। वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। कोटद्वार में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद। बीएसएफ, पीएससी और पुलिस ने मिलकर पूरे शहर में किया फ्लैग मार्च। कुशीनगर में रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला पुलिसकर्मी का शव। गेटमैन से गाड़ी पूछने के बाद रेल लाइन का टहल रहा था सिपाही। चंदौली पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी। असलहा तस्करी करने वाले गिरोह का भांडा फोड़। चोरी की बाइक, 2 अवैध असलहा और जिंदा कारतूस भी बरामद। बलिया पहुंचे 10 पैरामिलिट्री फोर्सेज, मिले कोरोना पॉजिटिव। चुनाव के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकालने को पहुंचे थे फोर्सेज। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने की दी चेतावनी। पीलीभीत में डीएम ने विधानसभा चुनाव को लेकर मंडी समिति में स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। आवश्यक दिशा निर्देश देते नजर आए। प्रयागराज में माघ मेले का पहला स्नान पर्व मकर संक्रांति आज। कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार लोग कर रहे हैं संगम तट पर स्नान। मेला को पुलिस छावनी ने किया तब्दील। वाराणसी में भी कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार लोग कर रहे हैं गंगा घाट पर स्नान। पुलिस और प्रशासन गाइडलाइन के प्रति लोगों को कर रही है जागरूक। मंडलायुक्त झांसी अजय शंकर पांडे ने जनपद का किया दौरा, परखे हालात। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करते हुए दिए दिशा निर्देश। एसटीएफ उत्तराखंड की लोनी गाजियाबाद में रेड। हरिद्वार में लूट करने वाला आरोपी बदमाश गिरफ्तार। 2019 में बहादुराबाद से कॉस्मेटिक्स ट्रक लूट कर इस मामले में हुआ था फरार। आगरा में दक्षिणी बाईपास पर बड़ा सड़क हादसा। घने कोहरे के चलते आधा दर्जन वाहन आपस में भिड़े। करीबन 3 लोगों को गंभीर चोटें आईं। बुलंदशहर में विधानसभा चुनाव के नामांकन स्थल पर एसएसपी संतोष कुमार ने लिया जायजा। आचार संहिता और कानून का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। हरदोई में कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज। प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर भीड़ जुटाने का आरोप। कानपुर देहात में छुट्टा गौवंशों के आतंक से परेशान किसानों और ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। गौवंशों को सरकारी विद्यालय में किया गया बंद। फतेहपुर में थाने में चंद कदमों की दूरी पर चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान को बनाया निशाना। लाखों के इलेक्ट्रिकल सामानों पर किया हाथ साफ, हुए फरार।
बांदा में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर दीवार से टकराई, बाइक सवार एक युवक की मौत, एक घायल। मुजफ्फरनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पैराशूट प्रत्याशी का पुतला जलाने का प्रयास किया, बाहरी प्रत्याशी बताकर विरोध में लगाए नारे। मथुरा में गोली मारकर विवाहिता की हत्या, घर में गोली चलने से हुए धमाके के बाद ससुराली फरार, ससुराली जनों पर हत्या का आरोप। हमीरपुर में पत्नी से नाराज पति ने पेट्रोल डालकर अपने आप को किया आग के हवाले, हालात गंभीर, पहले नहाने को लेकर हुई थी दोनों में कहासुनी। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में झांसी पुलिस ने 327 लोगों को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार, गांजा, शराब और लाखों की नकदी भी बरामद।